बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हमने 9th बायो का चैप्टर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है। वी नो एसएलओ क्या है, किड्स एजुकेटर स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से जानते हैं। बच्चों, इस स्लाइड में हम दो एसएलओ को कवर कर रहे हैं। नंबर 1 डिफाइन बायोलॉजी और नंबर 2 डिफाइन मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, जो आज हम देखेंगे बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इससे पहले हमने पढ़ा था साइंस। साइंस मैंने आपको बताया था नेचुरल वर्ल्ड को। नेचुरल वर्ल्ड से मुराद है हमारी सराउंडिंग की जो दुनिया है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। जब आप इन्हें साइंटिफिक मेथड से पढ़ते हो, यहां आपकी किताब में वर्ड यूज हो रहे हैं सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग, यानी साइंटिफिकली जब हम इन्हें पढ़ते हैं, आप इस स्टडी को साइंस कहते हो। हम साइंटिफिक वे में क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशंस करते हैं, मुशाहदात करते हैं, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि जो रिजल्ट आए वो हम सब के लिए एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने का मकसद ये होता है कि हमारे रिजल्ट्स को सभी एक्सेप्ट करें। हमने खुद से कोई बात नहीं की। साइंस में फिर आगे 4 मेजर टाइप्स हैं। अगर तो आप सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। अगर आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजों की कंपोजिशन पढ़ना चाहते हैं, उनका स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं किस किस्म के एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आप केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। और आज आपका फिजिक्स का भी लेक्चर हुआ सर रजीम से, उन्होंने आई होप आपको डेफिनेशन भी समझाई। मैं भी सुन रहा था कि हमारे पास मैटर और एनर्जी की स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं, और लास्ट पे मैथमेटिक्स है जिसमें आप नंबर्स को पढ़ते हो, ज्योमेट्री को पढ़ते हो, अलजेब्रा को पढ़ते हो। बायोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ, वी नो इट। 2 ग्रीक वर्ड्स हैं जिससे ये बना है। बायोस का मतलब लाइफ, लोगोस का मतलब स्टडी। तो चूंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हमने बायोस और लोगोस को मिला के बायोलॉजी का लफ्ज बना दिया। हम इसमें क्या कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, फंक्शंस को पढ़ते हैं और उनकी आपस में होने वाली इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। हमें बायोलॉजी का फायदा क्या है? हम इससे अपनी हेल्थ बेहतर कर सकते हैं, फूड बेहतर कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट हम पे असरअंदाज होता है। और मजे की बात बताऊं, हम भी अपने एनवायरनमेंट पे असरअंदाज होते हैं। हमने पहली बात पढ़ी हुई है कि हमारा एनवायरनमेंट हम पे असरअंदाज होता है। जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम था, अब डेजर्ट के अंदर पौधे नहीं है, बारिश नहीं है, पानी नहीं है, तो आप देखते हो वहां लिविंग ऑर्गेनिज्म भी थोड़े होते हैं, क्योंकि माहौल हम पे असरअंदाज होता है। लेकिन हमने साथ ही फॉरेस्ट को भी पढ़ा। फॉरेस्ट के बारे में मैंने बताया था कि वहां पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, बारिश ज्यादा होती है, टेम्परेचर कम होता है, पानी की अवेलेबिलिटी होती है, तो वहां लाइफ बहुत ज्यादा है। ये एनवायरनमेंट का हम पे इंपैक्ट है। लेकिन आज मैंने एक और बात की है, हम भी माहौल पे असरअंदाज होते हैं। कोई एक एग्जाम्पल दो मुझे, ऐसी एग्जाम्पल जहां आप कह सको कि हम माहौल पे असरअंदाज होते हैं। जी फातिमा, थोड़ा ऊंचा। हाँ, हम अपने माहौल को आलूदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा ऊंची। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अब्दुल्ला, क्या करते हैं? अब्दुल्ला ने कहा कि हमने जहां कहीं रिहाइश रखनी होती है तो हम वहां आसपास दरख्तों को काटते हैं, तो ये हमारा उस पर असर है। मसीरा ने कहा, क्या क्या नहीं, मैं ये नहीं है। इन्होंने कहा कि हम व्हीकल जब यूज करते हैं तो उसके धुएं से भी इंवायरमेंट में पोल्यूशन होती है। फातिमा ने भी कुछ कहा। KEC, किड्स एजुकेट कैंपस, जी बच्चों को एग्जाम्पल दे दो जहां इंसान माहौल पे असरअंदाज होते हैं। सर, जैसे अक्सर लोग ईंटें बनाने के लिए जो जब ईंटें बनती हैं तो धुआं निकलता है, तो वो भी एयर पोल्यूशन का आप ईंटें बनाते हैं भट्टे पे, अब ईंटें आप इसलिए बना रहे हैं ताकि आप अपना मकान बना सको, लेकिन उस दौरान भट्टे में से जो धुआं निकलता है वो पोल्यूशन का बायस बनता है। तो इन सब एग्जाम्पल में सभी ठीक है
और मुझे खुशी है कि आप सब ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दी हैं। अपने इर्द गिर्द चीजों को ऑब्जर्व किया करो ताकि आपका मुशाहिदा बढ़े। इन सब को अगर मैं आसान अल्फाज में एक जगह इकट्ठा करूं तो इंसान अपने माहौल पे असरअंदाज इस तरह से हो रहा है कि देखो, आप घर बना रहे हो, आप जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो, चीजों की तोड़ फोड़ करते हो, तो बहुत सारी आलूदगी आपके एटमॉस्फेयर में चली जाती है। हम जब गाड़ियां चलाते हैं तो उसका धुआं एटमॉस्फेयर में जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी एयर क्वालिटी पुअर हो जाती है और हमें वहां स्मोक मिलती है, और वो स्मोक फिर हमारे सांस के मसले का बायस बनती है, स्किन को डैमेज करती है, आईज का इश्यूज आते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा इफेक्ट है एनवायरनमेंट पे। अब्दुल्ला ने बहुत जबरदस्त एग्जांपल दी कि हम पौधों को काटते हैं ताकि हमें जमीन खाली मिले और हम वहां अपनी रिहाइश बना सकें या अपनी फैक्ट्रीज बना सकें। जब आप प्लांट्स को काटते हो तो इसका मतलब है आपके माहौल से, इकोसिस्टम से प्लांट्स कम हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है कि प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स आपके एटमॉस्फेयर में वाटर रिलीज करते हैं। यही वाटर फिर बारिश की शक्ल में बरसता है तो हम उस पानी को यूज करते हैं और बारिश से टेम्परेचर कम हो जाता है। तो प्लांट्स हमें वाटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो बारिश की शक्ल में आता है। दूसरा, ये हमारे माहौल को ठंडा रखते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं ताकि हम उस जगह पे रह सकें। तो जब आप प्लांट्स को काटते हो और उस जगह पे अपनी रिहाइश पजीर होते हो, अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करते हो, तो आपका माहौल गर्म होना शुरू हो जाता है, बारिशें कम होना शुरू हो जाती है, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो हम भी अपने माहौल पे असरअंदाज होते हैं। लास्ट में हमने कहा था कि हम बायो के अंदर बहुत वसी स्टडी करते हैं। एक तरफ हम छोटा सा ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, बैक्टीरिया, जिसमें एक ही सेल था, याद है, और दूसरी तरफ हम बड़े बड़े इकोसिस्टम पढ़ते हैं। इकोसिस्टम क्या था केईसी स्टूडेंट्स के लिए, ये आपके वो माहौल होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं जो बड़े बड़े इलाकों पे फैले होते हैं। जैसे डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, वो कई कंट्रीज पे फैला होता है। फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, कई कंट्रीज पे फैला होता है। तो एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से लेकर बड़े बड़े एनवायरनमेंट्स की स्टडी भी बायो के अंदर ही आती है। लास्ट में फिर हमने इसकी मेजर फील्ड स्टार्ट की थी, जिनमें हमने सबसे पहले ज़ूलॉजी को पढ़ा। ज़ूलॉजी क्या थी? स्टडी ऑफ एनिमल्स। मैंने आपको बताया था कि हम ज़ूलॉजी में स्ट्रक्चर्स भी पढ़ते हैं एनिमल्स के, फंक्शन भी पढ़ते हैं, उनका बिहेवियर भी पढ़ते हैं और डाइवर्सिटी भी। अच्छा, स्ट्रक्चर फंक्शन तो सिंपल है कि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के या एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हो, फिर आप देखते हो वो स्ट्रक्चर काम क्या करते हैं। बिहेवियर की एग्जांपल कल हमने क्लास में डिस्कस की थी। केईसी के स्टूडेंट्स में से कोई मुझे बता सकता है कि जब आप एनिमल्स के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो तो आप इसमें क्या पढ़ते हो? या तनीषा, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो, सिटी स्कूल में से ये बच्चे हमारे पास फिजिकल भी आते रहे हैं, कोई ऐसी एग्जांपल दो जो एनिमल के बिहेवियर को शो करे। तनीषा, स्पेशली आप। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया है। आज ही ज्वाइन किया तो आज ही बता दो। ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है। फातिमा बताएंगी जी। फातिमा ने कहा कि हम बिहेवियर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपस की इंटरेक्शन भी पढ़ते हैं। जैसे एक जेब्रा प्लांट्स को ईट करता है तो ये उनका बिहेवियर है। उस जेब्रा को फिर आगे से लाइन ईट करता है, ये उसका बिहेवियर है। एक और मजे की एग्जांपल देता हूं जो ज्यादा अच्छी है इससे, ये भी ठीक है। हम सब ने बचपन से ही देखा हुआ है, हम कहते हैं लायन इज द किंग ऑफ जंगल। क्यों? क्योंकि लायन एक फैमिली बना के रहता है। देखते हो ना, शेर अकेला नहीं रहता, उसकी जो फैमिली है उसमें बहुत सारी लाइनेसेस होती हैं और बहुत सारे उनके कब्ज होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं। तो वो पूरा जो एक फैमिली है, अब वो एनिमल्स का, लायंस का बिहेवियर है। कैसे? शेर शिकार नहीं करता, 10 में से 9 शिकार शेर नहीं करता, शेरनियां करती हैं। शेर क्या करता है? शेर अपनी फैमिली की हिफाजत करता है। अगर बाहर से कोई और शेर आ जाएगा या टाइगर आ जाएगा तो अपनी फैमिली को बचाना लायन का काम है। ये उसका क्या है? बिहेवियर है। अब वो शिकार नहीं कर रहा, शिकार की जिम्मेदारी लायनेसेस को दे दी गई है। लेकिन मजे की बात बताऊं, जब लायनेसेस शिकार करती हैं तो सबसे पहले कौन खाता है? शेर खाता है, और सबसे ज्यादा वो खाता है। ये उनका क्या है? बिहेवियर है। ठीक है, तो ज़ूलॉजी में
हम एनिमल्स के बिहेवियर को भी पढ़ते हैं, और फिर चूंकि हमें मालूम है एनिमल भी तो एक तरह के नहीं है, उनमें भी बहुत सारी इकसाम है, तो डिफरेंट एनिमल्स की स्टडी भी जोलॉजी का हिस्सा है। आगे हमने बॉटनी को देखा था। बॉटनी क्या थी? स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये बच्चों मैं आपके लिए रिवाइज कर रहा हूं, आगे से मैंने इस तरह लेक्चर रिवाइज नहीं किया करने, क्योंकि जो बच्चे डेली सुन रहे हैं उनका हर्ज होता है इस तरह। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप डेली क्लास में अवेलेबल हो। आपके साथ बायो का लिंक आ चुका है, इसको स्टोर कर लो ताकि आगे से आपके लिए मसला ना हो। यहां भी हम क्या करते हैं? प्लांट्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्लांट्स में ग्रोथ को पढ़ते हैं कि प्लांट्स अपनी जगह से नहीं हिल पाते, एक ही जगह फिक्स रहते हैं, इनमें ग्रोथ कैसे होती है ये भी हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन कैसे होती है, क्योंकि प्लांट्स एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे। अगर एक मेल प्लांट है, दूसरा फीमेल प्लांट है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग अपनी अपनी जगह पे हैं, तो कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं? हमने कल सिमुलेशन भी देखी थी, आज टाइम नहीं है इसलिए हम उसके नहीं देखेंगे। लास्ट पे हम प्लांट्स का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन, इससे भी स्टडी करते हैं। और अभी बातों बातों में हमने जिक्र भी किया कि प्लांट्स एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। ये क्या करते हैं? अब एक चीज और बताता हूं, हमें अपनी एयर से ऑक्सीजन चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए नुकसानदेह होती है। अब ये जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस करें। तो हमें दो फायदे होते हैं, एक तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, उससे हमारी हवा में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, हमारे लिए अच्छा है। दूसरा फायदा क्या होता है? प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे प्लांट्स में फूड बनता है। फिर जब हम प्लांट्स को खाते हैं तो वो फूड हमें मिल जाता है। दो फायदे हो गए, तीसरा फायदा भी है, जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं उस दौरान वो ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, और यही वो ऑक्सीजन है जो हम सांस लेते हैं, हम जिस पे जिंदा रहते हैं। ये तो डायरेक्ट हमें फायदा हुआ। फिर हम देखते हैं प्लांट्स में से वाटर रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, बारिश होती है, टेम्परेचर कम होता है। तो प्लांट्स का बहुत ज्यादा फायदा है। अगर आप प्लांट्स रिमूव कर दो तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद वो इलाका सहरा बन जाता है, डेजर्ट बन जाता है, वहां पे जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप प्लांट बढ़ा दो तो आप देखते हो वहां पे जंगलात बनना शुरू हो जाते हैं, और कई इकसाम के जानवर वहां पे रहते हैं। सबसे ज्यादा जानवर जंगलात में रहते हैं, क्योंकि वो माहौल उनके लिए ज्यादा अच्छा होता है। और किस वजह से? प्लांट्स की वजह से, राइट। लास्ट पे बच्चों हमने स्टार्ट किया था थर्ड मेजर फील्ड, विच इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और केईसी वाले बच्चों ने चूंकि हमसे क्लासेस ली हुई हैं, तो बच्चों आप ये चीजें बहुत अच्छे से समझ रहे हो। सिटी स्कूल और तैनीशा, आप लोगों ने बच्चों मेरे साथ एंगेज रहना है ज्यादा से ज्यादा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? ये भी लिविंग होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन आता है, ये आप सबके लिए मेरा क्वेश्चन है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे हैं कि आप उन्हें देख भी नहीं सकते, तो हम इनमें दिलचस्पी क्यों लेते हैं? क्यों हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना चाहिए, जबकि हमें वो नजर भी नहीं आते और साइज में इतने छोटे हैं? छोटी चीज से तो हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, और ये तो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं कि हमें नजर भी नहीं आते। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हम इन्हें पढ़ते हैं बायो के अंदर? ये एक आपके लिए सोचने का मुकाम है। किसी के ज़हन में कोई इसका आंसर हो अदर देन केसी, बच्चों आपने एंड पे बताना है। तनीशा, सिटी स्कूल, या जो बच्चे प्रेजेंट हैं इनमें से कोई? रेड एक्स शाह, बच्चों अपना नाम ठीक करो। जी तनीशा, क्या कह रही हो? क्योंकि वो बीमारियां फैलाते हैं। वेरी गुड, वेरी सिंपल, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियों का बायस बनते हैं। कोरोना वायरस, यही कहा था इसने, मैंने कहा था, चलो जी मुबारक हो। कोरोना वायरस याद है, आज से 4-5 साल पहले आया, 5 साल 2020 में पाकिस्तान में आया था। किस किस को याद है उसका लाइफस्टाइल कैसा हो गया था? क्या ऐसे ही फ्रीली घूमते फिरते थे या घरों में बंद हो गए थे? मास्क पहनना पड़ता था, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हुए डर लगता था कहीं वायरस हम में ना आ जाए, जबकि आपको वायरस नजर भी नहीं आता था, इतना छोटा था। तो चाहे ये साइज में छोटे हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की एक कुदरत है कि इतनी छोटी सी चीज भी पूरी दुनिया बंद करवा सकती है। देख रहे हो, एक इंसान नहीं, पूरी दुनिया उसने स्टॉप कर दी थी। तो अगर कोई बीमारी ऐसी है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले, तो हमें फिर उसका इलाज चाहिए। हम उसके बगैर या उसे इग्नोर करके जिंदा नहीं रह सकते। तो हमें फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना ही पढ़ना है,
चाहे इनका साइज छोटा है या बड़ा है, इररिस्पेक्टिव। हम क्या करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर जब हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शन भी पढ़ते हैं। अच्छा, अगर हमने किसी वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट मेडिसिन बनानी है, वैक्सीन बनानी है, आप वो वैक्सीन और मेडिसिन तब तक नहीं बना सकते जब तक आपको उनका स्ट्रक्चर ना आता हो, क्योंकि मेडिसिन और वैक्सीन उनके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हमें उनका स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप उनके अगेंस्ट मेडिसिन बना सकते हो। ठीक है, फिर वो स्ट्रक्चर काम क्या करते हैं हमें यह भी पता होना चाहिए, ताकि हमें यह पता लगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। वो तभी पता लगेगा जब हमें उनके स्ट्रक्चर्स का फंक्शन पता होगा। फिर हमें उनकी रिप्रोडक्शन का मेथड भी आना चाहिए, मतलब कि वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी तादाद कैसे बढ़ती है। जब हम कोई मेडिसिन बनाते हैं ना, तो वो दो तरह से काम करती है, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है, अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, या तो मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती है, या फिर वो दूसरा काम ये करती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं करती, वो उनकी रिप्रोडक्शन खत्म कर देती है, उनको बढ़ने नहीं देती, ताकि जितने हैं इतने ही रहे, कुछ टाइम के बाद खुद ही मर जाएंगे। हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खतरा तब होता है जब उनकी तादाद बढ़ना शुरू होती है, जब उनमें रिप्रोडक्शन होती है। एक वायरस, एक बैक्टीरिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मसला यह होता है कि ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। एक दिन में ना ये अरबों की तादाद में हो जाते हैं। अगर एक दिन में आपके अंदर एक वायरस आया है या एक बैक्टीरिया आया है, तो एक दिन के बाद, 24 घंटों के बाद इनकी तादाद बिलियंस में हो जाती है। अब हमारे लिए नुकसान होता है। तो हमने दो तरह से फिर इलाज करना है, या उन्हें किल कर दो या उनकी पॉपुलेशन ना बढ़ने दो। तो हमें रिप्रोडक्शन का मेथड भी आना चाहिए कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, इनकी तादाद कैसे बढ़ती है, किस माहौल में रहना पसंद करते हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूं, बल्कि आप दो मुझे। अगर हमें यह पता लग जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह के माहौल में रहते हैं, तो हमें क्या फायदा है। अपनी कॉमन डेली लाइफ से, घर की जिंदगी से मुझे एग्जांपल दो। साइंटिस्ट बनना है पुत्र, साइंस पढ़ रहे हो तो जहन भी साइंटिफिक हो, अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व करो, ऐसा क्यों है, क्यों करते हैं। उसे सनलाइट के अंदर नजर आते हैं, तो वो छोटे छोटे जरे नजर, वो डस्ट होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। अभी क्या शर्त बताई है कि ये नजर ही नहीं आएंगे, वो तो फिर नजर आ रहे हैं ना। जब कोई चीज नजर आ गई तो इसका मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। माइक्रो का लफ्ज क्यों यूज कर रहे हो, इतने छोटे हैं कि नजर नहीं आते। मुझे अपने घर की लाइफ से कोई एग्जांपल दो जहां हम इस चीज का फायदा उठाते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह के माहौल में रह सकते हैं, हैबिटेट में रह सकते हैं। सोचो सोचो जी। गंदगी में रहते हैं, घर हम गंदगी में बनाते हैं, गंदे रहते हैं हम लोग। हाँ जी अब्दुल्ला, फ्रिज क्यों चीजों को ठंडा रखते हो, ऐसे ही पड़े रहने दो। क्योंकि हमें पता है अगर हम अपने फूड को, मिल्क को, वाटर को ऐसे ही माहौल में रखेंगे तो इस माहौल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। हम फिर क्या करते हैं, उन्हें ठंडी जगहों पे रखते हैं। फ्रिज का टेम्परेचर ठंडा होता है, तो क्या होता है ठंडा होने से, आप चीजों को क्यों ठंडा कर रहे हो, ऐसे ही रहने दो। आप चीजों को इसलिए ठंडा करते हो क्योंकि आपको पता है इतने ठंडे टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जिंदा रहते, तो फिर हम उन्हें ठंडा करते हैं। कुछ चीजों को हम ऑपोजिट करते हैं, गर्म करते हैं। तो एग्जांपल दो, जैसे घर ला के गर्म करते हो, किसकी, मिल्क की, वाटर की, गर्म करते हो ना। क्यों कर रहे होते हो, ताकि उनमें जो जर्म्स हैं वो किल हो जाए। तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट का भी पता होना चाहिए, हमें इससे भी फायदा होता है। और लास्ट पे हम जब ये सब कुछ जान जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनका रिप्रोड्यूस करना, किस माहौल में रहते हैं, तो इससे हमें हमारी ही हेल्थ को बेहतर करने में और एनवायरनमेंट को बेहतर करने में फायदा होता है। हमें पता लग जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट पे कैसे असरअंदाज होते हैं। ठीक है, जब हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उससे वो हम पे कैसे असरअंदाज होंगे, हमारे माहौल पे कैसे असरअंदाज होंगे, हमें फायदा होता है। जैसे कोरोना वायरस आपकी आसपास की चीजों पे कुछ देर जिंदा रहता था, हम फिर क्या करते थे,
स्प्रे करते थे, डिसइंफेक्टेंट्स का या टॉक्सिक केमिकल्स का स्प्रे करते थे ताकि वो किल हो जाए। कैसे पता लगा? उनकी स्टडी से पता लगा, उनके स्ट्रक्चर को देख के, उनके हैबिटेट को देख के पता लगा। तो हमें ये सब इंफॉर्मेशन उसकी कंट्रोल करने में फायदा देती है। अब एक सिमुलेशन दिखाता हूं। हमने दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जिक्र किया है, बैक्टीरिया और वायरस। पहले बैक्टीरिया को देखते हैं। ये देखो, अब ये आपके पास एक छोटा सा बैक्टीरिया है, यहां हमने इसे बहुत बड़ा करके दिखाया हुआ है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक है, हमें आंखों से नजर नहीं आता, माइक्रोस्कोप में नजर आता है। अच्छा, इनकी भी एक अपनी दुनिया है, इनकी भी कई इकसाम होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे एक जैसे हैं, इनमें भी फर्क है। जैसे यहां पे देखना, मैं अब आपको इनकी शेप्स चेंज करता हुआ दिखाऊंगा। ये हर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। इस तरह देखो, वो सर्कल थे, ये रोड शेप के, देख रहे हो। फिर ये देखो, इनके अंदर कुछ टांगों की तरह के स्ट्रक्चर है, टांगे तो नहीं होती लेकिन एक स्ट्रक्चर है जो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इनके अंदर भी पूरी एक दुनिया है, इनके अंदर भी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो इन्हें जिंदा रहने में, बचने में, अटैक करने में मदद देते हैं। ये देखो, ये कोमा शेप है, इसे हम कहते हैं कोमा शेप। ये देखो, है छोटा सा, नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर कई कई शक्लें हैं, कई कई इकसाम है इनकी, स्प्रिंग की तरह का है। अगर अंदर से स्ट्रक्चर देखते हो तो ये इसका स्ट्रक्चर है, सिंपल सा, कोई ज्यादा चीजें नहीं पड़ी हुई। क्या है ये हम पढ़ेंगे ग्रेड 9 में अच्छे से, ग्रेड 11 में और अच्छे से पढ़ेंगे, ये सब हमने पढ़ना है। अभी बस देखो। अच्छा, इसकी हिफाजत के लिए इनके बाहर लेयर्स होती हैं जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, जो इन्हें प्रोटेक्ट करती हैं बाहर से, प्रोटेक्शन का भी इंतजाम है। इसी तरह मैं आपको वायरस दिखाता हूं, अगली वाली लगाएं, वायरस वाली। कोरोना वायरस की भी शक्ल देखेंगे, वायरसेस का भी ऐसे ही है। वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे हैं और इनमें भी कई इकसाम है, वैरायटी है। और हर एक वायरस को आप देखते हो, उसकी शक्ल, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है दूसरे से। ये एक बड़ा फेमस सा वायरस है जिसे हम पढ़ते हैं ग्रेड 11 में, 11वीं क्लास में हम पढ़ेंगे। पूरी इनकी एक दुनिया है। और मुझे जो चीज फैसिनेट करती है ना, कि जब अल्लाह ताला ने पकड़ना होता है तो वो अपनी कुदरत कैसे दिखाता है। बड़े से बड़ा इंसान भी जो काम नहीं करता, छोटे से छोटा वायरस बैक्टीरिया कर देते हैं। पूरी दुनिया को इसने रोक दिया था। ऐसे ही है। अब ये देखो, डिफरेंट इकसाम है। कोई आपको दिखा रहा है, अभी हम जूम करके देखेंगे, कर्व शेप का है, हेलिकल शेप का है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ये क्यूब शेप का है। वन बाय वन इनको देखते हैं। टोबैको का वर्ड सुना हुआ है? ये जो नशावर चीज है, सिगरेट में पीते हो, इसका प्लांट होता है, ये प्लांट से बनती है, जिसे हम टोबैको प्लांट, उसको क्या कह रही हो, वो देख, वो पीती है, उसको देख रही हो। टोबैको का प्लांट होता है, उस प्लांट पे एक वायरस अटैक करता है, वो ये वायरस होता है। हमने इसका नाम टोबैको वायरस रखा हुआ है। ये वो वायरस है जो तंबाकू के प्लांट पे अटैक करके उसे डैमेज करता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो अंदर से, तो ये इस तरह से घूम घूम के स्प्रिंग लाइक होता है, राइट। बैक्टीरियोफेज। अच्छा, ये बड़ा मजे का वायरस है। ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है, होता उससे छोटा है, लेकिन ये बैक्टीरिया के अंदर अटैक करके उसे अंदर से ही खत्म कर देता है और उसके अंदर बढ़ता जाता है, अपनी तादाद बढ़ाता है। अगर आप इसका अंदर से स्ट्रक्चर देखो तो ये इसका वो जेनेटिक मटीरियल है। HIV का वायरस जो एड्स करता है, सुना हुआ ना, एड्स जानलेवा बीमारी है, इस वायरस की वजह से होती है। ये देखो, दिखने में कितना खूबसूरत सा लग रहा है, जैसे ऊपर पोनियां की हुई है इसने, लेकिन अंदर से ये उतना ही जानलेवा है हमारे लिए, अंदर से ऐसे होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, हमें जुकाम होता है, गर्मियों से सर्दियां आती हैं, सर्दियों से गर्मियां आती हैं तो हमें जुकाम होता है, इस वायरस की वजह से होता है। ये है वो वायरस जो आप में फ्लू का बायस बनता है। और ये रहा लास्ट में हमारा बहुत ही पसंदीदा कोरोना वायरस, जो दिखने में इस तरह का है, ठीक है, राउंड शेप का, और अंदर से कुछ ऐसा हमें नजर आता है। देखो कैसा फैसिनेटिंग है, स्प्रिंग लाइक है अंदर से। ये वो वायरस है जिसने अभी पीछे हमें डैमेज किया है बहुत बड़े लेवल पे, राइट। तो ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने सिंपल नहीं है, इनमें भी बहुत वैरायटी है। इसी वजह से हमें बायो में बाकायदा एक अलग फील्ड बनानी पड़ी, कि पूरी एक फील्ड हो जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताए। और इनके अंदर इतनी स्टडी है कि आपको अलग से पूरी PhD करनी पड़ती है इनके ऊपर, इतनी स्टडी है इनमें, राइट। तो ये हमारी
पहली स्लाइड यहां पे कंप्लीट हुई जिसमें हमने दो SLOs कवर किए हैं, डिफाइन बायो और डिफाइन मेजर फील्ड्स ऑफ बायो, बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई क्वेश्चन हो यहां पे? एनी क्वेश्चन? कोई किसी की ऑब्जर्वेशन हो किसी के जहन में? आज मेरी नीयत थी कि मैं अगली स्लाइड शुरू करता, लेकिन जो आज बच्चे फर्स्ट टाइम अटैच हुए हैं उसकी वजह से मुझे पीछे से वो सारा क्विकली फॉलो अप देना पड़ा। कल हमने इसकी मजीद फील्ड्स पढ़नी है, ये थी मेजर फील्ड्स, अब हम पढ़ेंगे सब फील्ड्स, वो भी 15-20 है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी कहता हमें ऐसे ये डिफाइन करें, लेकिन हमने डेफिनेशन के साथ साथ समझना है ताकि आप लोग अभी बुनियाद बना रहे हो, आप लोगों का कंसेप्ट बने, आप लोगों को पढ़ने में मजा आए, सिर्फ ये ना हो कि हमें रट्टा लगाना पड़े। अगर समझ के याद करोगे तो आसानी हो जाएगी। हम फिर कोशिश करेंगे, आप अपनी अगर बुक में देखो, आपका अगला टॉपिक है सब फील्ड, यही वाला जो आपने ओपन किया हुआ है, इसमें कोई डायग्राम नहीं है। क्या पेज है मसीरा? 6 और 7 पेज को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल एक ड्राई सा टॉपिक हमें दिखने में लगता है, कोई डायग्राम नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आप देखोगे कमिंग डेज में हम इसके साथ बाकायदा डायग्राम्स और सिमुलेशन भी अटैच करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज जी।